आज के नए वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या क्या है। तो जहां हमने उस दिन ख़त्म किया था, आगे बढ़ते हैं उसी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पेज मिसिंग है, तो मैं समझा दूंगा, आप बस सुन लीजिए, हो सके तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही चीज़ होती है कि हमें करना क्या है, तो उसका गोल क्या है। तो गोल है प्रॉफिट मेकिंग। मोस्ट ऑफ द फर्म्स का यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाएं। ठीक है, तो डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स होते हैं फर्म्स के, तो वो एक पॉइंट होते हैं जहाँ फर्म की एक्टिविटीज़ को उधर जाना होता है। ठीक है, जैसे कि एक एंड लाइन। तो एक गोल होना चाहिए और जो कि रिटेन होना चाहिए, एकदम रीज़नेबल और रिलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं कि आप सोच लिए कि हाँ हम पैदल चाँद पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ चाँद भी जाना है तो चलो रॉकेट से जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लिए, कंपनी के गोल डिटरमाइन कर लिए कि होना क्या है, करना क्या है, आखिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद आती है प्लानिंग कि उसकी तरफ हम बढ़ेंगे कैसे। तो जिस तरीके से वो गोल्स अचीव होंगे, हम ये जब डिसाइड करते हैं, पता करते हैं और क्लियर हो जाते हैं, तो वो होती है प्लानिंग की, मतलब होगा कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लानिंग्स क्या देती है, डायरेक्शन देती है कि ऑब्जेक्टिव्स की तरफ किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। जब कंपनी के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं रहेगी तो कंपनी जाएगी कहाँ। तो प्लानिंग्स देती हैं मीनिंग, कि उनके काम करने के तरीके को किस तरह से काम किया जाना चाहिए, एक डायरेक्ट करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं। अब ये जो होती हैं वो शॉर्ट पीरियड की प्लानिंग्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई कंपनी है कि हाँ इस साल सिर्फ प्रोडक्ट बांटना है, प्रॉफिट अगले साल सोचेंगे, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगी, प्रोडक्ट बांटना, सेल्स बढ़ाना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो और हाँ एक और चीज़ है इसमें, कोई पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की भी प्लानिंग कह सकते हैं, ओवरऑल प्लानिंग भी हो सकती है, प्लानिंग के छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आगे इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि व्हेन एन ओवरऑल प्लान इन ऑफ एक्शन इज अडॉप्टेड टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। मतलब जब प्लान बना लिया और उसे अडॉप्ट कर लिया कि हाँ अब इसे शुरू कर देना है, यही फॉलो होगा, तो वो स्ट्रैटेजी कहते हैं उसे, उसका नाम हो जाता है स्ट्रैटेजी। प्लान से स्ट्रैटेजी की तरफ। अब डिटेल, हाँ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो उसमें डिटेल्स में जाते हैं, कैसे होगा, कौन सी मेथड्स यूज़ होंगे। तो जब मेथड्स और टेक्निक्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको कहते हैं टैक्टिक्स। तो बहुत आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स। यानी लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मशीन्स को ऑर्गेनाइज करना, पैसे ऑर्गेनाइज करना, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके एक जगह इकट्ठा करना, जो कि ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जो भी प्लान्स बने हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ये करती है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, लोगों को रिक्रूट करेगी, मशीन खरीदेगी, पैसे लेगी, कुछ पैसे लोन से लेती है, कुछ पैसे मार्केट से, ओपन मार्केट से पैसे लेती है। ठीक है, कुछ ओनर्स तो ऑब्वियसली देते होंगे पैसे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया ये। अब जो भी प्लान्स बने हैं तो प्लान्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो उनके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, जो अब देखिए जब लोग रिक्रूट हुए होंगे तो कहाँ से हुए होंगे, HRM, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने किया होगा उससे रिक्रूट। जब मशीन्स खरीदी गई होंगी तो परचेज डिपार्टमेंट ने खरीदा होगा। जब क्या कहते हैं सेल्स होगी तो सेल्स डिपार्टमेंट होगा एक। जब ट्रांसपोर्ट में, ट्रांजिट में गुड्स भेजे जाएंगे तो उसका एक डिपार्टमेंट होगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे और डिपार्टमेंट्स का एक कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से कराती है कौन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वहाँ की, वो सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कराती है ताकि वो बेस्ट अपना दे पाएँ, 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। मतलब 100% का मतलब होता है ऑप्टिमम, तो यूटिलाइजेशन हो सके बहुत अच्छे से। अब जितना ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अब देखो कहने का मतलब क्या है, जब पता होगा प्रोडक्शन को कि हाँ भाई हमें क्या ख़रीदना है, तो प्रोडक्शन बताएगा किसे, परचेजिंग
डिपार्टमेंट को, परचेजिंग डिपार्टमेंट का है कि नहीं ये ख़रीदना महंगा पड़ रहा है, सस्ता वाले लो, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, कोऑर्डिनेट करवाती है एक दूसरे से, कि नहीं एक दूसरे की बात को समझो, एक दूसरे से बात करो, सॉल्यूशंस ढूंढो, प्रॉब्लम्स ढूंढो, क्या क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो यही है कोऑर्डिनेशन। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, आउटसाइड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन द कंपनी कोऑर्डिनेशन इज नीडेड विद द एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर चीज़ में। यहाँ पे कहने का मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही नहीं, कंपनी में तो चाहिए ही कोऑर्डिनेशन, एडवर्टीजमेंट में भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी चाहिए, और जो स्टोर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, उसमें भी चाहिए। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता है। यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी काम हुए हैं, जो भी परफॉर्मेंस की है फर्म ने, क्या हुआ, प्लान हुआ, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हुआ, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को और कोऑर्डिनेट किया, काम शुरू हो गया। तो काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं, ये हम करते हैं कंट्रोलिंग में। अब कैसे करते हैं, पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हाँ इसके जैसे कि अगर स्टैंडर्ड सेट कर लो, चलो हम स्केल करते हैं, अगर हाँ भाई 100 का स्केल है तो भाई 50 तो मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। कुछ लोग अगर फ़ोन के रिव्यूज़ देखते होंगे तो उसमें कुछ स्कोर्स आते हैं, 1.5 लाख, कुछ कंपनीज़ हैं, एक एक मुझे एक्जैक्टली याद है, एक अंतुतु स्कोर है, वो इस स्कोर देता है, वो बेंचमार्क्स क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, और फ़ोन के उस पर टेस्टिंग्स होती हैं, तो टेस्टिंग के बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो कंट्रोलिंग में भी यही होता है, कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि एक बच्चे का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाँ भाई वो फर्स्ट आए क्लास में, फर्स्ट नहीं भी आए तो अच्छे मार्क्स आए। देखो फर्स्ट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एज सुन एज आप लास्ट नहीं आ रहे हैं और फेल नहीं हो रहे हैं, आप एवरेज नंबर है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। फर्स्ट रट के भी लोग आ सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं कहेंगे, 50-50 चीज़ें हैं। कुछ लोग पढ़ के फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ लोग रट के साथ फर्स्ट आ जाते हैं। कई लोगों मैं जानता हूँ जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो याद कर लेते हैं, उन्हें लिखने का तरीका पता है तो वो लिख लेते हैं, वो क्वेश्चंस को बार बार रीड करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मुझे तो आता ही है, मैं तो लिख ही लूँगा, फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इसीलिए उनके नंबर आ जाते हैं एवरेज। खैर वो सब बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर लेंगे, यानी अपने एक बेंचमार्क्स बना लेंगे कि हाँ हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स जो हमने किया है, यानी फर्म ने जो एक्चुअली परफॉर्म किया है ना, देखो सोच लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, सोच लिया कि 1000 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, फिर उन्होंने कुछ बेंचमार्क्स बनाए कि हाँ मिनिमम 500 प्रोडक्ट तो बिकने ही चाहिए, ठीक है, और इतनी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए कि हाँ सारे लोग ख़रीदें। अब मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स को देंगे, जो हम काम किए हैं तो हम देखेंगे कि हाँ कितने प्रोडक्ट बिके भाई, तो 500 प्रोडक्ट नहीं बिक पाए, अब 400 प्रोडक्ट बिक पाए, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कमी है, तो बेंचमार्क को पार करना है, ठीक है। अब बेंचमार्क को ये पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ़ सेल्स देख के, कस्टमर फीडबैक से, ये दो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हमारा काम, हमारा परफॉर्मेंस है कैसा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। अब हम देखेंगे कि हमने कितने, देखो हमने ये पता, हमने ये सोच लिया कि 500 प्रोडक्ट बेचने, हमने ये भी देख लिया कि हाँ बेचा 400 ही। अब तीसरी चीज़ है कि हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक्चुअली डिफरेंस क्या है, तो 100 का डिफरेंस है तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम जब देखेंगे, तो जब ये क्यों मतलब वाई फाइंड करेंगे, उसके रीजंस को फाइंड करेंगे, तो जब ये 4 चीज़ें हो जाएंगी, ये होंगी कंट्रोलिंग। जब हम रीजंस फाइंड कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसको हम नेक्स्ट टाइम में सुधारने की कोशिश करेंगे, तो ये होता है कंट्रोलिंग का काम। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सही जगह पे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट, ह्यूमन को मतलब लोगों को का एम्प्लॉयमेंट देना नहीं कह सकते हैं कि अच्छे लोगों, बेस्ट लोगों को चुनना और अपनी फर्म में रखना। तो ये कैसे होता है, ये होता है जब हम प्रॉपर सिलेक्शन करें, कुछ क्राइटेरियाज रखें, कुछ बेंचमार्क्स रखें कि हाँ भाई ग्रेजुएट होना चाहिए, हाँ उसे ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, ये होगा, उसे इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, उसे हिंदी आनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो जैसी ज़रूरत है वैसे लोगों को रिक्रूट करना। अब आप एक जैसे कि अगर आपको लेबर का काम है, तो आप लेबर के काम के लिए ग्रेजुएशन नहीं रख सकते, उनके लिए अलग कुछ क्राइटेरियाज होंगे।
तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बनी होती हैं। तो स्टाफिंग यही करता है कि सही समय पे सही काम के लिए सही इंसान को चुनना होता है स्टाफिंग। गुड सिलेक्शन मे ब्रिंग आउट सक्सेसफुल रिजल्ट्स। ऑब्वियसली जब अच्छी सिलेक्शन होगी तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। अगर प्लानिंग थोड़ी कमज़ोर भी है लेकिन स्टाफिंग बहुत अच्छे से की जा रही है तो रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग। जैसा कि इसका नाम है ऑपरेटिंग, इसका मतलब हम सीधे सीधे समझ सकते हैं ऑपरेट करना। ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है, काम कैसे हो रहा है उसे कंट्रोल करना, ध्यान रखना, काम करवाना, काम करना, काम करने के तरीके को एनालाइज करना। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग से हम यहाँ पे दो चीज़ें समझते हैं। देखो, ऑपरेटिंग का मतलब कंपनी को ऑपरेट करना, यानी कंपनी के अंदर की चीज़ें ऑपरेट करना, कंपनी की बाहर की चीज़ें ऑपरेट करना। ठीक है, तो कंपनी के अंदर की चीज़ें क्या है, प्रोडक्शन करना, और बाहर की चीज़ क्या है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम इसे एक लाइन में कह सकते हैं कि सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सेल्स करना, तो सेल्स कब होगी, जब प्रोडक्शन होगा। तो ये होता है ऑपरेटिंग, कंपनी को इस तरीके से ऑपरेट करना। कंपनी के फंक्शंस कंपनी कैसे काम करती है, कुछ लोगों को डायरेक्शन देना, कुछ कौन क्या काम करेगा, वो जो डे टू डे चीज़ें होती हैं वो होती है ऑपरेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम्स कह सकते हैं उसे, यहाँ पे कहा गया है ऐसा। तो देखो, लोगों को रिक्रूट करनी है। अब लोगों को रिक्रूट कर लिए तो उनसे कुछ कहोगे करने के लिए ना, तो क्या करेंगे वो, तो किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, जो प्लान्स बने होंगे उनको उनको उन उन प्लान्स के हिसाब से इनको काम करवाना, वो होता है ऑपरेट करना, ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग को एक्चुअली चार तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब चार ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग यानी एनालिसिस हो रही है चीज़ों की। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों की एनालिसिस करना कि कैसे काम क्या हो रहा है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो इसे चार चार एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है कि अगर जो ये मार्केटिंग कॉस्ट है, अगर हम उसे देखते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, वो भी एक एनालिसिस करना है। तो ये कौन करेगा भाई, ये करेगा प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन जो करेगा ना। तो अब यहाँ पे दिया गया बाई टेरिटरी, बाई प्रोडक्ट और बाई कस्टमर। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है, प्रोडक्ट बनाई, अगर वो उसका कॉस्ट है 60 रुपये, तो 100 रुपये में बेच रही है, तो उसका प्रोडक्ट कॉस्ट 60 रुपये है। अब प्रोडक्ट बन रहा है इलाहाबाद में, बिक रहा है दिल्ली में, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, खर्चा होगा ना, तो वहाँ जब जाएगा तो उसकी प्राइसिंग चेंज हो जाएगी, कॉस्ट जुड़ेगा ना, तो कस्टमर को नया प्राइस मिलेगा। तो मान लो कि 20 रुपये ट्रांसपोर्ट में हो गया, तो अब कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट बाई टेरिटरी क्या हो जाएगी, 80 रुपये हो जाएगी। 60 रुपये कॉस्ट था, 20 रुपये ट्रांसपोर्ट हो गया, तो कॉस्ट बाई टेरिटरी चेंज हो गई। अब कॉस्ट बाई कस्टमर ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ जैसे कि कस्टमर ग्रुप्स, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, जस्ट फिर से एक एग्जांपल वही ले सकते हो आप, वाटर पार्क हो गया, आईफोन हो गए, महंगे फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे हैं। तो हालांकि उसमें अलग अलग फ़ीचर्स हैं, लोग इसी वजह से उनको लेते हैं। आईफोन सिक्योरिटी का दावा करता है बहुत ज़्यादा। तो अब ये है, उसमें प्राइसिंग चेंज होगी, मतलब यही है, कॉस्ट उसका चेंज होगा। मार्केटिंग अब ज़्यादा देखो, अगर आईफोन है इतना महंगा है तो ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट देगा ना, तो मार्केटिंग की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सेकंड एनालिसिस कैसे होती है, सेकंड एनालिसिस होती है सेल्समैन। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है तो सेल्समैन उसको कितना एफर्ट लगा रहा है, सेल्समैन उसके बारे में क्या कह रहा है, उसकी एनालिसिस करना। सेल्समैन क्या फीडबैक ले आ रहा है कस्टमर से, उसको एनालाइज करना, चेंजेस करना, ये भी ऑपरेटिंग का एक हिस्सा है। ये कौन करेगा भाई, अगर कोई सेल्समैन है वो या क्या अपने मैनेजर को बताएगा, सिंपल चीज़ है, कंपनी के सीईओ को तो बताएगा नहीं। तो ऑपरेटिंग यही भी होती है। अब जो एडवर्टीज़मेंट प्रोग्राम्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, एडवर्टीज़मेंट मैन्युफैक्चरर भी कर सकता है, मिडिलमैन भी कर सकता है। मिडिलमैन कौन होता है, कंपनीज कुछ लोगों को हायर कर लेती है, कुछ कंपनीज को आप एडवर्टीज़मेंट दिखाइए यहाँ 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 यहाँ, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई यूएस की कंपनी है और वो इलाहाबाद में आके इंडिया में आके ट्रेड करती है और एक ही ऑफिस है उसका, तो यहाँ पे तो है 600 डिस्ट्रिक्ट, 600 में 100 में तो एडवर्टीज़मेंट करेगी ही ना। तो या तो वो टीवी पे दिखा दे या तो ऑफलाइन दिखाए, ऑफलाइन दिखाएगी तो कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो लोकल लोगों को हायर कर लेती है कि हाँ आप एडवर्टीज़मेंट करवाइए मेरा। वो कहते हैं ठीक है, वो कमीशन लेते हैं कुछ, तो हो गए मिडिल मैन। तो एडवर्टीज़मेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो होते हैं वो, ठीक है। अब
जो मेन कंपनी है वो इनका भी तो परफॉर्मेंस देखेगी, तो वो भी एक एनालाइज कर रही है, तो वो भी एक टाइप की ऑपरेटिंग ही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में ये चीज़ें होती हैं। आगे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज़। इसका मतलब क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अब कंपनी जो है वो अपने फॉलो करेगी, कुछ खुद बनाएगी, कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगी। हाँ, कंपनी के अगर ऐसे प्रोडक्ट निकल जाते हैं, जैसे कि आपने सुना है कि देखा है अक्सर कि 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, अगर डैमेज प्रोडक्ट हो गया तो मतलब ऑन द डेट रिफंड, मतलब तुरंत रिफंड कर देते हैं पैसा। तो ये सब क्या है, ये पॉलिसीज़ हैं ताकि बेस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल सके, कस्टमर उनके पास बने रहें। और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं मार्केटिंग पॉलिसीज़ का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि मार्केटिंग पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ फॉलोड अंडर गिवन सेट, एक सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। मतलब अगर कुछ FAQs के बारे में आपने देखा होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो कंपनीज कुछ हर पॉसिबल ऐसे सिचुएशंस के बारे में सोच लेती है कि हाँ ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। कस्टमर अगर आ जाता है कहता है एक्सपायर्ड है तो उसको पैसा लौटा देंगे, ताकि बॉदरेशंस ना हो, कस्टमर को भी बॉदरेशंस ना हो और क्या कहते हैं कंपनी को भी बॉदरेशंस ना हो। अगर मान लीजिए कि वो एक जागरूक नागरिक है, जागो ग्राहक जागो वाला ऐड देख रखा है, तो वो चला जाएगा कहाँ, कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर फोरम में जाके केस कर देगा और बहुत ज़्यादा पेनल्टी उसको कंपनी को भरनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है कि नहीं, कंपनी ऐसे पहले से सेट ऑफ रूल्स बना रखती है खुद के लिए ही, और वो अडॉप्ट भी कर लेती है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि हाँ, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट टू ऑल कस्टमर, सभी के लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए बराबर एक ही जैसा ट्रीटमेंट होता है और सभी के लिए तुरंत वो काम होता है। मतलब अगर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो तो हमेशा फॉलो होते हैं। द पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड शुड बी स्टेबल, यानी कि जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है कंपनी वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ताकि एज़ पर द नीड उसे चेंज किया जा सके। जैसे कि अगर कंपनी ने कह दिया कि हाँ भाई पैसा हम लौटा देंगे अगर एक्सपायर निकल गया तो, लेकिन अगर वो कस्टमर जो है वो 2 साल बाद आता है कह रहा है एक्सपायर हो गया मेरा प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं होगा ना। जैसे एक और सिचुएशन समझ सकते हैं कि आप कभी भी जैसे कि कस्टमर सर्विस दे रहा है कि हाँ 2 साल की वारंटी, कभी भी ख़राब हो गया आप स्टोर में जाइए और एक्सचेंज कर लीजिए। तो वो कस्टमर गया स्टोर में और स्टोर था बंद क्योंकि थी छुट्टी। अब कस्टमर चला कंज्यूमर फोरम में। तो ये रूल्स नहीं होने चाहिए, ये रूल्स कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं कि हाँ भाई आज स्टोर बंद है तो जब खुला रहेगा स्टोर और 9 to 5 में ही आप आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल ये नहीं है, बेस्ट एग्जांपल आप, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है क्या? जैसा कि हमने देखा कि मार्केटिंग क्या करती है, कॉस्ट घटाती है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कम सेलर के लिए क्या करती है, प्रॉफिट बढ़ाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस हो गया, बहुत मतलब सही एकदम सिंपल सी चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिट बढ़ाती है, ट्रेड कॉमर्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करती है, कंज्यूमर्स के लिविंग हैबिट्स को डेवलप करती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारी मशीनरीज इंपोर्ट की गई, हैवी एडवांस टॉप क्लास की मशीनरीज थी जो आई, इंपोर्ट बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया जिसकी वजह से। तो यहाँ पे आई चीज़ें तो लोगों को नए नए ऑप्शंस दिखे, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, परचेजिंग पावर बढ़ा, तो लोग खरीदने के लिए अब पैसा आ गया उनके पास, तो भाई अब पैसा खर्च करें। अब जैसे जैसे पैसा आने लगा लोग पैसा ज़्यादा देने लगे, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे वैसे कंपनीज भी तो बढ़ी, तो लोगों के पास ऑप्शंस भी आ गया, तो कंपटीशन भी बढ़ गया। अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा भी है, तो मार्केटिंग यहाँ पे क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, सेल्स एडवर्टीज़मेंट हर चीज़ तो मैनेज करता है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो और सेल्स इंक्रीज़ हो, सीधी सीधी चीज़ है। तो अब पहले ये सब नहीं था, अब क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो एकदम कस्टमर की नीड्स को ढूंढते हैं, फिर उसी टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके घर तक डिलीवर करते हैं, और उसके बाद भी उनसे कहते हैं कि फीडबैक दीजिए। ना कि क्योंकि वो इससे कुछ मतलब आगे डेवलपमेंट कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकें और अच्छा बना सकें। तो ये क्या किया है, ये कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन यहीं तक थी। आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्री है, कोई पैसा तो लगना नहीं है इसमें, शेयर कर सकते हैं सबके। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए ये स्पेशली मतलब BCom 3rd ईयर की ये मार्केटिंग मैनेजमेंट बुक चलती है, उसी को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। और वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी डिफेम करना नहीं है, किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।